मेरा नाम वर्षा है और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे मन के साथ साथ आज की शाम भी बहुत उदास थी। मेरे पति रोहित का अमेरिका का वीज़ा आ गया था और मैं ये सोचकर उदास थी कि रोहित के बिना मैं कैसे रहूँगी। हमारा एक संयुक्त परिवार था। मेरे पति रोहित के 3 भाई और एक बहन थी। बहन अब भी कुंवारी थी। उसकी शादी नहीं हुई थी। रोहित के 2 बड़े भाई थे जिनकी शादी हो चुकी थी और उनके बच्चे भी थे। मेरा एक देवर था जिसकी सिर्फ सगाई हुई थी लेकिन शादी नहीं हुई थी। घर में हमेशा हलचल बनी रहती थी। मेरे ससुर सरकारी कर्मचारी थे और मेरी सास बहुत ही कड़क स्वभाव की थी। पूरे दिन बहुओं पर हुक्म चलाना और अपनी मर्जी मनवाना ही उनका काम था। मेरी हालत ये थी कि मैं बहुत डरपोक थी। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई की थी। माता पिता की अचानक मौत के कारण मेरी मासी ने मुझे बड़ा किया था, जिससे मेरे अंदर एक डर बैठा हुआ था। मुझ में आत्मविश्वास की बहुत कमी थी। जब रोहित का रिश्ता मेरे लिए आया तो मेरी मासी ने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत हाँ कर दी, ये देखे बिना कि उनके परिवार के लोग कैसे हैं और वे किस तरह रहते हैं। एक ही घर में जानवरों की तरह सभी लोग रहते थे। मेरे ससुराल में 4 कमरे थे, जिनमें से एक में सास ससुर रहते थे, बाकी 2 में दोनों जेठ रहते थे। एक छोटा स्टोर रूम जैसा था जिसमें मेरी ननद रहती थी। मेरी शादी के बाद मेरे और रोहित के लिए तो बाहर हॉल में ही एक कोने में पर्दा डालकर एक कमरा जैसा बना दिया गया था, जिसमें बस एक पलंग रखा था। जब खाना बनता तो घर के लोग ऐसे टूट पड़ते जैसे उन्होंने कभी खाना देखा ही ना हो। मुझे तो कभी पेट भरकर खाने को भी नहीं मिलता था और ऊपर से ताने भी सुनने पड़ते थे कि तेरा पति कुछ नहीं कमाता। और मैं तो इतनी डरपोक थी कि जवाब में इतना भी नहीं कह पाती थी कि इसमें मेरी क्या गलती है। रोहित 2 साल से बेरोजगार थे। बड़ी मुश्किल से उन्हें अमेरिका का वीज़ा मिला था। हमारा एक बेटा भी था। जब रोहित का वीज़ा आ गया तो जाते समय उन्होंने मुझसे कहा, वहाँ जाकर मैं इतनी मेहनत करूँगा कि तुम्हारे सारे सपने पूरे कर दूँगा। एक बड़ा घर बनाऊँगा, तुम्हारे लिए एक गाड़ी लूँगा और तुम एक बड़े घर में रानी बनकर रहोगी। तुम्हारे सारे शौक पूरे करूँगा। जब रोहित ये प्लानिंग कर रहे थे तब मेरी सास और ननद चुपचाप हमारी बातें सुन रही थी। रोहित की बातें सुनते ही मेरी सास चिल्लाने लगी, तुझे इतना बड़ा किया सिर्फ अपनी पत्नी के सपने पूरे करने के लिए? माँ और बहन की तो कोई परवाह ही नहीं। मेरी सास की ये बातें सुनकर मैं एक कोने में खड़ी रह गई। उन्होंने रोहित को खूब खरी खोटी सुनाई। रोहित भी चुपचाप अपनी माँ की बातें सुनते रहे, क्योंकि वे कभी अपनी माँ के सामने बोल नहीं सकते थे। और फिर रोहित अमेरिका चले गए। उनके जाने के बाद मेरी जिंदगी में अंधकार सा छा गया, लेकिन वो अंधकार सिर्फ मेरे मन में था। बाकी घर में तो सब पहले जैसे ही था। सभी अपनी मस्ती में मस्त थे। घर में वैसे ही अफरा तफरी मची रहती थी। कहीं बर्तन बिखरे पड़े रहते, कहीं कपड़े, तो कहीं लोग इधर उधर सोए रहते। दिन वैसे ही गुजरते जा रहे थे और मेरी परेशानियां बढ़ती जा रही थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि रोहित की कोई खबर नहीं थी और यहाँ मेरे देवर और उसके ससुराल वाले जल्दी कर रहे थे कि सगाई को बहुत समय हो गया है, अब जल्द से जल्द शादी होनी चाहिए, नहीं तो हम अपनी बेटी की शादी कहीं और कर देंगे। मेरी सास ने जो पर्दा लगाकर मुझे एक छोटा सा कमरा दिया था, अब वहाँ से भी मुझे बाहर निकाल दिया। मैंने अपनी आंखों में आंसू भरकर उनसे कहा, मम्मी अगर आपने मुझे यहाँ से भी निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊँगी? मेरा बेटा कहाँ रहेगा? इसके जवाब में उन्होंने बड़ी लापरवाही से कहा, बाहर बरामदा किस लिए है? सब वहीं सोते हैं, तो तू भी जाकर वहीं रह। मैं कर भी क्या सकती थी? रोहित की कोई खबर नहीं थी। मैं चुपचाप अपना सामान लेकर वहां से चली गई। मुझे सिलाई करना आता था तो किसी तरह अपना गुजारा चला रही थी। मेरी मासी, जिन्होंने मुझे पाला था, अब इस दुनिया में नहीं थी। मेरे पास अब कोई और सहारा नहीं था। घर में लगभग 12 से 13 लोग थे और सबके लिए खाना मैं ही बनाती थी। मेरी सास, ननद और जेठानियां आराम करती या कहीं घूमने चली जाती। एक दिन मेरे बेटे मानव को तेज बुखार हो गया, इसीलिए मैं रोटी नहीं बना पाई। बस फिर क्या था, मेरे ऊपर आफत आ गई। मेरी सास ने चिल्लाकर पूरा घर सिर पर उठा लिया। उन्होंने कहा, हम तुझे दिन में 2 बार खाना देते हैं और तू हमारे लिए खाना तक नहीं बना सकती। उन्होंने मुझे ताने मारने शुरू कर दिए। मैं सिलाई करके अपना खर्चा चला रही थी, लेकिन मानव के खर्चों के लिए
मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। मेरी सास की बातें सुनकर मुझसे सहन नहीं हुआ और गुस्से में मैंने चिल्लाकर कह दिया, मम्मी, मानव को तो मैं अपने मायके से लेकर नहीं आई थी। मैं आपके घर के लिए खाना बनाती हूँ, सिलाई करती हूँ और पूरा दिन काम में लगी रहती हूँ। आज मानव को बुखार था, इसीलिए मैं रोटी नहीं बना पाई और आपने मुझे ताने देने शुरू कर दिए। मेरा इतना कहना ही मेरी सबसे बड़ी गलती बन गई। मेरी सास ने गुस्से में मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार दिया और कहा, मेरे सामने जुबान चलाने लगी। उस समय मेरे ससुर भी घर पर थे। उन्होंने भी मेरी बातें सुनी और घर के सभी लोगों को जैसे मुझे निकालने का बहाना मिल गया। सबने मिलकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मेरी जेठानी को भी मौका मिल गया और उसने मेरा सारा सामान घर के बाहर फेंक दिया। मैं अपने 3 साल के बेटे मानव को लेकर बेबस खड़ी थी। ये लोग इतने निर्दयी कैसे हो सकते थे? अगर मेरी परवाह नहीं थी तो कम से कम मानव के बारे में तो सोचा होता। वो तो उनका ही खून था। मैंने ज़रूरी सामान उठाया, मानव का हाथ पकड़ा और एक रिक्शा लेकर बस स्टैंड चली गई। मेरे कुछ दूर के रिश्तेदार दूसरे शहर में रहते थे। मैं किसी तरह वहां पहुंची, लेकिन उन्होंने भी बहुत ठंडा स्वागत किया। रात हो चुकी थी और उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया, मेरे पति को ऐसे किसी का घर में रहना पसंद नहीं है। रात निकल जाए तो सुबह अपनी कोई व्यवस्था देख लेना। रात को मुझे बस लिविंग रूम में सोने की जगह दी गई। उस रात बहुत ठंड थी और अपने छोटे से बेटे मानव के साथ मैं पूरी रात ठिठुरती रही। खाने के लिए भी सिर्फ औपचारिकता के लिए पूछा गया था। मैंने मना कर दिया। मुझे क्या पता था कि उन्हें मेरे बेटे पर भी दया नहीं आएगी और वे हमें कुछ भी खाने को नहीं देंगे। रास्ते में एक दुकान से मैंने बिस्कुट का एक पैकेट और थोड़ा सा नाश्ता खरीद लिया, जिसे खाकर मानव को सुला दिया। अच्छा हुआ कि घर से निकलते वक्त मैंने एक चादर अपने बैग में रख ली थी, जिससे रात किसी तरह कट गई। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सारी रात सुबह के बारे में सोचती रही और अब आगे क्या करना है। फिर सुबह का इंतजार करने लगी कि दिन निकलते ही कहीं और चली जाऊंगी। मैंने अपने सारे रिश्तेदारों के बारे में सोचा, लेकिन कहीं से भी कोई उम्मीद नजर नहीं आई। मैं सोचती रही और रोती रही। रोते रोते ही मेरी आंख लग गई। सुबह जब आंख खुली तो सबसे पहला ख्याल माया बहन का आया। मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती थी। वे इसी शहर में रहती थी और दूर के रिश्तेदार होने के बावजूद जब भी मिलती थी बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। सुबह नहा धोकर मैंने अपना सामान समेटा। जिनके घर में ठहरी थी उन्होंने हमारी तरफ देखा तक नहीं, तो मैं चुपचाप अपना सामान लेकर माया बहन के घर चली गई। उन्होंने मुझे बहुत प्यार से बिठाया और मेरी हालत सुनकर उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने कहा, तू चिंता मत कर, यहाँ मेरे पास एक खाली घर है, तू उसे किराए पर ले सकती है। तेरे पास थोड़े से पैसे तो है ना? मैंने कहा, हाँ, थोड़े पैसे हैं जो मैंने सिलाई करके बचाए थे। इस तरह मेरी एक बड़ी समस्या हल हो गई। दूसरी अच्छी बात ये थी कि वहाँ पास में ही एक कपड़े की फैक्ट्री थी। माया बहन ने कहा, मैं कोशिश करती हूँ कि तुझे वहाँ कोई काम मिल जाए। खाने के बाद माया बहन मुझे घर दिखाने ले गई, लेकिन वो घर पहले ही किराए पर दिया जा चुका था। फिर थोड़ी दूर एक और घर खाली था, लेकिन उसके मालिक बहुत सख्त स्वभाव के थे। घर छोटा था, लेकिन इस समय तो वो मुझे किसी महल से कम नहीं लगा। घर के आंगन में एक बड़ा पेड़ था जो इतना घना था कि पूरा आंगन ढक जाता था, जिससे घर और भी छोटा लगता था। फिर भी मुझे वो घर पसंद आ गया। मैंने 1 महीने का किराया एडवांस में दे दिया और घर की चाबी ले ली। उसके बाद माया बहन ने फैक्ट्री में बात की और वहाँ मुझे सिलाई का काम मिल गया। अब मेरी रहने और खाने पीने की सबसे बड़ी समस्या हल हो गई थी। मैंने माया बहन का शुक्रिया अदा किया कि मुश्किल वक्त में उन्होंने मेरी मदद की। फिर अपना सामान उठाया और उस घर में शिफ्ट हो गई। मेरा 3 साल का बेटा मानव ये सब समझ नहीं पा रहा था। मैंने कमरे के एक कोने में चटाई बिछाई और ज़रूरी सामान की लिस्ट बनाई। मानव ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, जिससे उसका चेहरा उतरा हुआ लग रहा था। मैंने उसे प्यार से कहा, बेटा, मैं अभी खाना बनाती हूँ। मैं जल्दी से पास की दुकान से राशन और दूध ले आई। घर आकर खाना बनाया और सबसे पहले मानव को खिलाया। फिर उसे थोड़ा दूध दिया। तभी उसने अपनी तोतली भाषा में मुझसे पूछा, मम्मी, क्या अब हम यहीं रहेंगे? दादी के घर नहीं जाएंगे? ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। मुझे अब भी चूल्हे पर ही खाना बनाना पड़ता था, क्योंकि गैस सिलेंडर के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे मेरे काम से खुश होकर फैक्ट्री के मालिक ने मेरी तनख्वाह थोड़ी बढ़ा दी। कपड़े सिलते सिलते मैं बहुत थक जाती थी, लेकिन जब पैसे हाथ में आते तो सारी थकान मिट जाती।
जब कोई औरत अकेली होती है तो उसे बहुत सतर्क रहना पड़ता है। मैं भी बहुत सावधान रहती थी। कई बार आस पड़ोस की औरतें बैठकर बातें करती थीं, हंसी मजाक करती थीं। मुझे भी लगता था कि मैं उनके साथ बैठूं और हंसूं बोलूं, लेकिन मेरा मन नहीं मानता था। उनके घरों में पुरुष थे, लेकिन मेरे घर में कोई नहीं था। इसीलिए मुझे हर कदम फूंक फूंक कर रखना था। अब खाने पीने और रहने की कोई चिंता नहीं थी। पूरे दिन मेहनत करती तो शाम को पैसे मिल जाते। धीरे धीरे मेरी जिंदगी फिर से पटरी पर आने लगी थी। मानव को भी अच्छा खाना मिल रहा था। ससुराल के जुल्मों से मुझे छुटकारा मिल गया था। लेकिन जब रात को सोने के लिए लेटती तो रोहित की बहुत याद आती। मानव भी बार बार पूछता, पापा कब आएंगे? तब मैं उसे बहलाती कि बेटा, पापा तुम्हारे लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें लेने गए हैं। वे तुम्हारे लिए नए नए खिलौने और कपड़े लाएंगे। समय बीतता गया और मानव 5 साल का हो गया था। मैंने उसे पास के स्कूल में दाखिला दिला दिया था। जिस दिन उसका एडमिशन हुआ मैं बहुत रोई। मुझे रोहित की बहुत याद आई। रोहित का घर यहाँ से बहुत दूर था और वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं था। जिन लोगों ने मुझे घर से धक्के मारकर निकाल दिया था, उनसे मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। शुरुआत में मैंने 1-2 बार फ़ोन करके माँ के हालचाल लिए, लेकिन उन्होंने मेरी आवाज़ सुनकर कोई जवाब दिए बिना फ़ोन काट दिया। ऐसा लग रहा था कि वे लोग मुझसे पीछा छुड़ाकर बहुत खुश थे। उनके व्यवहार से समझ गई थी कि उनके पास रोहित की कोई खबर भी नहीं थी। मेरे घर के पास एक महिला रहती थी जो बहुत अच्छी थी। कभी कभी वो मेरे घर आ जाती तो घर में रौनक हो जाती थी। कभी कभी मैं उसके घर चली जाती तो मन हल्का हो जाता। धीरे धीरे हमारी थोड़ी पहचान हो गई और हम त्योहार पर एक दूसरे के घर आते जाते थे। एक दिन मन में ख्याल आया कि शायद रोहित की कोई खबर मिल जाए, इसीलिए मैं अपने ससुराल चली गई। लेकिन वहां पहुंचकर मुझे एक दुखद समाचार मिला। मेरे छोटे देवर ने दिवाली के लिए बहुत सारे पटाखे जमा किए थे। दिवाली के दिन वो पटाखे स्टोर कर रहा था, लेकिन एक चिंगारी के कारण घर में बड़ा विस्फोट हो गया और आग लग गई। इस हादसे में मेरे सास ससुर, जेठ जेठानी, उनके बच्चे और देवर सहित 8 लोग मारे गए थे। कुछ बच्चे अपंग भी हो गए थे। घर छोटा था और लोग ज्यादा थे, इसीलिए जब विस्फोट हुआ तो बहुत नुकसान हुआ। जब मैं वहां पहुंची तो मुझे ये खबर मिली। मैं जल्दी से अपने घर का दरवाजा खटखटाने लगी। अब वहां सिर्फ मेरी ननद और कुछ जेठ के बच्चे रहते थे, लेकिन मेरी ननद ने मुझे देखते ही मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। उसने मुझे घर में घुसने तक नहीं दिया। मैं रोती हुई अपने घर वापस आ गई। कुछ दिनों तक इस घटना का डर मेरे मन में बना रहा, लेकिन धीरे धीरे जिंदगी फिर से अपनी लय में आने लगी। लेकिन भगवान ने फिर से मेरी परीक्षा लेना शुरू कर दी। धीरे धीरे कारखाने में काम मिलना कम हो गया, जिससे पैसे भी कम मिलने लगे। मैं फिर से चिंता में रहने लगी। एक समय ऐसा भी आया जब काम बिल्कुल बंद हो गया था और कारखाना बंद हो गया। मेरे लिए मुश्किलें ही मुश्किलें थीं। अब तो एक समय का खाना भी ठीक से मिलना मुश्किल हो गया था। ऐसी हालत में मानव की स्कूल की फीस कैसे भरूं? मेरे पड़ोसी कई बार कहते थे कि जिस मकान में मैं रह रही हूँ उसमें किसी की आत्मा का वास है। उनके कहने के अनुसार इस मकान में रहने वाले कभी सुख शांति से नहीं रह पाए। वो सुनकर मेरे दिमाग में भी शक बैठ गया कि शायद इस घर की वजह से ही मेरे ऊपर फिर से मुश्किलें आ रही हैं। एक दिन मैंने सामने वाली एक महिला से इस बारे में पूछ लिया कि क्या यह सच है कि इस घर में कोई चैन से नहीं रह सकता। वो हल्के से मुस्कुराई और बोली कि इस घर में एक डाकू मारा गया था। जब हमारी गली में मकान बन रहे थे तब यहाँ एक पुलिस केस हुआ था जिसमें एक डाकू मारा गया था। लोग कहते थे कि जिस घर में मैं अभी रह रही हूँ वो तब नया बन रहा था। वहाँ डाकू इसी घर में आकर छिपा था और वहाँ पर मारा गया था। इसीलिए लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा यहाँ भटक रही है और किसी को चैन से रहने नहीं देती। उनकी बातें सुनकर मैं खुद डर गई। एक तरफ रोजी रोटी की परेशानी थी और अब आत्मा की बात सुनकर और डर बढ़ गया था। मैं ऐसी बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं करती थी, लेकिन उस महिला ने इतनी सच्चाई के साथ पूरी घटना बताई कि अब मुझे रात में डर लगने लगा था। इस तरह डर डर कर मैंने कई दिन गुजार दिए। धीरे
धीरे धीरे अब मेरे पास भी 1 रुपया नहीं बचा था। एक दिन सुबह मैंने आटे के डिब्बे में अच्छे से झाड़ा, तो बस 1 मुट्ठी आटा निकला, जिससे मैंने 1 रोटी बनाई। 1 चम्मच दाल बची थी, उससे पतली दाल बनाई और मानव को खिला दिया, लेकिन मैं खुद भूखी रही। थोड़ी देर बाद मैंने उसे सुला दिया। दोपहर का समय था। मैं चिंता में थी कि अब आगे क्या करूंगी। मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, मुझसे मेरे बेटे की भूख नहीं देखी जाती, मेरी मुश्किलें कुछ तो कम करो। जब मुझे घर से बाहर निकाला गया था, तब आपने मुझे रात गुजारने के लिए जगह दी थी, रहने का ठिकाना दिया था, खाने पीने का इंतजाम किया था। मेरे दिन शांति से गुजर रहे थे, लेकिन अब मेरे ऊपर फिर से बुरा वक्त आ गया है। कृपा करके मेरी मदद करो। रोते रोते मेरी आंखें सूज गई थीं। अब आंसू भी सूख गए थे और गला भी दुखने लगा था। मैंने मानव की ओर देखा और अब भी वो सो रहा था। मैं बाहर आंगन में चली गई। पिछले 2 दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया था। भूख के कारण मेरे पेट में जलन हो रही थी। किसी से खाना मांगू भी तो कैसे? मेरा अपना कोई नहीं था। सामने वाली आंटी से पहले ही 200 रुपए उधार ले चुकी थी। आसपास जितने भी जान पहचान वाले थे, सबके पास से उधार ले चुकी थी। दूध वाले ने भी उधार देना बंद कर दिया था, जिससे मेरी हालत और खराब हो गई थी। आंगन में मैंने धनिया, पुदीना, प्याज, लहसुन आदि उगाए थे और एक कोने में कुछ आलू भी लगाए थे। मैंने एक लकड़ी उठाई और मिट्टी खोदने लगी, शायद कोई आलू निकल आए। कुछ समय पहले ही मैंने सारे आलू निकाल दिए थे, फिर भी भीगी मिट्टी खोदती रही। तभी मुझे नीचे कुछ सख्त चीज महसूस हुई। मैंने जल्दी जल्दी मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। मुझे विश्वास हो गया था कि मिट्टी के नीचे जरूर कुछ तो है। मैं जल्दी से घर के अंदर गई, फावड़ा उठाया और तेजी से मिट्टी खोदने लगी। जब मिट्टी हटाई तो नीचे एक पेटी दिखाई दी। मैंने उसे बाहर निकाला और खोला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। पेटी में बहुत सारे रुपए और गहने थे। मैंने जल्दी से पेटी को घर के अंदर ले जाकर सारा सामान एक थैली में भर लिया और वापस उसी जगह मिट्टी डालकर समतल कर दिया। दोपहर के 3 बज चुके थे। मिट्टी खोदने और सब कुछ निकालने में करीब 1 घंटा लग गया था। पेटी देखकर मुझे अंदर से ऐसा महसूस हुआ कि अब मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। मैंने सोचने लगी कि सबसे पहले क्या करूं। जिससे उधार लिया था उनका पहले कर्ज चुका दूं, ताकि कोई मेरे दरवाजे पर ताने मारने ना आए। तभी दूध वाले ने दरवाजा खटखटाया और कहा, उधार के पैसे दे दो। मैं 1000 रुपए लेकर और एक बर्तन लेकर गेट के पास गई। बर्तन देखकर दूध वाले ने कहा, पहले पुराना हिसाब चुकता करो, फिर ही दूध मिलेगा। मैंने तुरंत उसे 1000 रुपए दिए। पैसों की ताकत देखकर किसी की भी तेवर बदल सकते हैं। उसका स्वर अचानक नरम पड़ गया और पूछने लगा, कितना दूध चाहिए? मैंने आज का दूध ले लिया और उसका पूरा उधार चुका दिया। अब मैंने उससे दूध लेने से मना कर दिया, क्योंकि जब मेरे पास पैसे नहीं थे तब उसने जिस तरह का व्यवहार किया था उससे मैं चिढ़ गई थी। इसके बाद जिनसे भी उधार लिया था सबका कर्ज चुका दिया। शाम को मकान मालकिन मेरे घर आई। मैंने उन्हें नमस्ते किया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और गुस्से में बोली, मेरा 2 महीने का किराया बाकी है, कब दोगी? मुझे मेरा किराया अभी चाहिए, नहीं तो घर खाली कर दो। मैंने कहा, आंटी, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बैठिए, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। मैं अंदर गई, 2 महीने का किराया निकाला और उनके हाथ में दे दिया। फिर वो बिना कुछ बोले चली गई। इतने में मानव उठ गया और बोला, मम्मी, मुझे भूख लगी है। मैंने उसे दूध और ब्रेड खाने को दिया और खुद भी थोड़ा खाया। 2 दिनों से पेट में अनाज नहीं गया था, इसीलिए खाने के बाद थोड़ा ताकत महसूस हुई। मैं सोचने लगी कि मैं एक अकेली और मजबूर औरत हूँ। अगर किसी को जरा भी शक हो गया कि मेरे पास इतने सारे पैसे और गहने हैं तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। इसीलिए मैंने तय किया कि मैं गरीबी का नाटक जारी रखूंगी, ताकि सब मुझसे दूर रहें, घर में किसी की आवाजाही ना हो। मैं अपने खर्चे को बहुत सावधानी से सीमित रखूंगी, फिजूल खर्ची बिल्कुल नहीं करूंगी, ताकि किसी को कोई शक ना हो। मैंने थैली खोली और देखा तो ऐसा लग रहा था कि उसमें लाखों का माल है। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। मैंने आसपास के लोगों को बता दिया था कि अमेरिका में मेरे पति को अच्छी नौकरी मिल गई है और वे मुझे पैसे भेजते हैं, ताकि किसी को मुझ पर शक ना हो। फिर भी रात में डर लगता था कि कहीं घर में चोरी ना हो जाए। मैं बार बार थैला खोलकर चेक करती। मैं मानव को स्कूल छोड़ने जाती और फिर घर के कामों में लग जाती, सफाई करना, खाना बनाना और स्कूल से मानव को वापस लाना। इसी तरह पूरा दिन गुजर जाता। एक दिन जब मैं मानव को सुलाने के लिए कमरे में गई तो मुझे रोहित की बहुत याद आ रही थी। मैं सोच रही थी कि रोहित अमेरिका जाकर मुझे भूल ही गए हैं। रोहित के ख्यालों में ही रात के 12 बज गए।
कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं बहुत डर गई थी कि इतनी रात को कौन आया होगा। मैं बाहर निकली और दरवाजे के पास जाकर पूछा कौन है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं डर के मारे कांपने लगी। मैंने दोबारा पूछा तो एक पुरुष की आवाज़ आई। वे मेरे मकान मालिक थे। उन्होंने कहा, तेरी आंटी की तबीयत बहुत खराब है, मेरे साथ चल, एक बार उन्हें देख ले। मेरे मकान मालिक 65 साल के थे। मैं सोचने लगी कि अगर आंटी बीमार है तो मुझे उनसे मिलने जाना चाहिए, क्योंकि पड़ोस में मेरे अलावा और कोई उनकी खबर लेने नहीं जाएगा। वे बहुत सख्त मिजाज के थे और लोगों से झगड़ते रहते थे, इसीलिए कोई उनके घर जाना पसंद नहीं करता था। लेकिन यही मेरी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। मैंने अपने मकान मालिक पर भरोसा करके रात में दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, उन्होंने मेरा मुंह दबाकर मुझे ज़बरदस्ती घर के अंदर खींच लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने उन्हें धक्का देकर छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे कसकर पकड़ रखा था। उन्होंने कहा, अगर तू मुझे खुश कर दे तो मैं भी तेरी ज़िंदगी खुशियों से भर दूंगा। इस तरह अकेले परेशान होकर कब तक ज़िंदगी बिताएगी। उन्होंने मेरा मुंह इतनी ज़ोर से दबाया था कि मेरी चीख भी नहीं निकल पा रही थी, लेकिन मैं खुद को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी। एक बार मैं उनके हाथ से छूटकर भागी और मेरे हाथ में एक बड़ी लकड़ी आ गई। मैंने उसे उठाकर उनके सिर पर मार दिया, जिससे वे जमीन पर गिर पड़े। मैं जल्दी से अंदर कमरे में गई, मानव को उठाया, अपना कीमती सामान वाला थैला लिया और पिछले दरवाजे से बाहर भाग गई। मुझे अपने पीछे मकान मालिक के दौड़ने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन मैं पूरी ताकत से दौड़ रही थी। मुझे कुछ होश नहीं था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं एक बड़े सड़क पर पहुंच गई थी। मेरी सांसें तेज चल रही थी। मानव भी अब और दौड़ नहीं पा रहा था। वो बहुत डर गया था। सड़क पर जाकर मैं एक जगह बैठ गई। मुझे विश्वास हो गया था कि अब मकान मालिक मेरा पीछा नहीं कर रहा था। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था कि आगे मेरे साथ क्या होगा। मुझे अपने कीमती खजाने की भी चिंता थी, लेकिन उससे ज्यादा मुझे अपनी इज्जत बचाना मुश्किल लग रहा था। मैं बैठकर रो रही थी कि तभी किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं डर कर पीछे मुड़ी तो मेरा सांस रुक गया। मेरे सामने रोहित खड़े थे। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैं रोहित को हैरानी से देख रही थी और जब यकीन हुआ तो मैं रोहित से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। रोहित ने जैसे तैसे मुझे चुप कराया। मानव भी हैरान था, लेकिन उसने तुरंत पहचान लिया कि ये उसके पापा हैं। जब रोहित हमें छोड़कर गए थे तब मानव बहुत छोटा था, फिर भी उसने अपने पापा को पहचान लिया और दौड़कर उनसे लिपट गया और रोने लगा। रोहित हमें अपने किराए के मकान में ले गए। वहां जाकर उन्होंने बताया कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था। जो लोग उन्हें अमेरिका ले गए थे वो बहुत बुरे निकले। वे रोहित से गलत काम करवाते थे और उन पर बहुत अत्याचार भी करते थे। जैसे तैसे रोहित उनकी कैद से भागकर इंडिया वापस आए, लेकिन घर पहुंचे तो पता चला कि सब कुछ खत्म हो चुका था। लोगों ने बताया कि उनकी मां ने मुझे और मानव को घर से निकाल दिया था। रोहित अंदर से टूट गए थे। वे हर जगह हमें खोज रहे थे, लेकिन हम उन्हें कहीं नहीं मिले। वे काम की तलाश में सूरत आए थे, लेकिन किस्मत से आज अचानक हम दोनों मिल गए। रोहित ने कहा, आज मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि उसने हमें मिला दिया। रोहित की बात सुनकर मैंने उन्हें बताया कि मेरी जिंदगी में कितनी मुश्किलें आईं और मैंने कैसे दिन गुजारे। मैंने रोहित को अपने खजाने के बारे में भी बताया। रोहित को विश्वास ही नहीं हुआ। सुबह होते ही सबसे पहले रोहित ने एक नया घर तलाशने का काम किया। हमें एक अच्छा नया घर मिल गया। फिर बचे हुए पैसों से रोहित ने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। भगवान की कृपा से उनका धंधा अच्छा चलने लगा और हमें पैसे मिलने लगे। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पति रोहित मेरे साथ है और मेरा बेटा एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने जितना दिया उसमें ही मुझे संतोष था। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगला वीडियो आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।